ओके, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 7, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कल हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे उसके फैक्टर्स जिस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, क्या क्या था उसके बाद मेरे पास बेटा वेलोसिटी थी, ठीक है, और रेडियस था। ठीक है, सबसे पहले तो आप बोलेंगे भाई इसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास, ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर आपके पास ऊपर था, तो इसका मतलब है अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दैट्स सी बात है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट में लिखिएगा, इसका एक फैक्टर आपका वेलोसिटी है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंक्रीजेस विद द centripetal acceleration increases with the square of the velocity. दूसरा फैक्टर क्या है, रेडियस। रेडियस के बेटा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे करीब जाएगी बॉडी एक्सेलरेशन बढ़ेगी, रेडियस उसका क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस विद द रेडियस, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन रेडियस, इस तरह लिखिएगा। रेडियस बढ़ेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन रेडियस। ठीक है, अब आपके पास आता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स। फैक्टर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। होना सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब इसमें तीसरा फैक्टर जो आ गया वो किसका आ गया, मास का। ठीक है, ऊपर है तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीजेस विद मास। ठीक है, मास बढ़ेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद आपके पास क्या आता है, वेलोसिटी के साथ वही रहेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तीसरा क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन रेडियस। रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ये ऐसे कुछ फैक्टर्स थे दोनों के। अब आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हेडिंग डालिए,
न्यू टॉपिक है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी बेटा स्टेटमेंट है और एक डेरिवेशन है, वो आज हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक लॉ पेश किया गया था ग्रेविटेशन के हवाले से, जो कि किसने भी पेश किया था, न्यूटन, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के हवाले से लॉ दिया गया था। वो लॉ क्या था भाई, कि सबसे पहले तो जितने ज़्यादा मासेस होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगाई जाएगी। दो स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, उनके जितने मासेस होंगे उतनी ज़्यादा क्या लगाई जाएगी, फोर्स लगाई जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उनकी फोर्स क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। दो स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, जाहिर सी बात है, दो बॉडीज़ जैसे जैसे अपना डिस्टेंस कम करेंगी, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी ज़्यादा जल्दी वो क्या हो जाएंगी, नज़दीक आ जाएंगी। कम फोर्स लगाऊंगा तो देर से आएंगी। मतलब डिस्टेंस के क्या हुई, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई, और मासेस के क्या हुई, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी दो स्टेटमेंट है बेटा, कि फोर्स of attraction is directly proportional to the product of masses। दो मासेस हैं सपोज m1 और m2, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी ज़्यादा मासेस की प्रोडक्ट होगी, जाहिर सी बात है। और जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा डिस्टेंस उतना क्या होता चला जाएगा, उनका कम होता चला जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा, दो फॉर्म्स में लिखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, force of attraction is directly proportional to the product of masses ठीक है, and inversely proportional to the square of their distance between their centers। बिटवीन देयर सेंटर्स, ज़ाहिर है स्फेरिकल बॉडी होगी, उनका कोई सेंटर भी तो होगा, सही है। अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसकी डेरिवेशन बताता। हाँ बिल्कुल, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अब लिखिए एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालेंगे आप लोग, एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा इसकी, कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस, दो बॉडीज हैं जिनके मासेस हैं m1 एंड m2। कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 the force F is applied, the force F is applied on the bodies, कैपिटल F बनाइएगा, कॉमा, the distance between their centers is r, small r। अगली लाइन में लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
ये देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब दोनों मासेस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है, ये वाली पहली स्टेटमेंट है मेरी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, नंबर 1। सही है। उसके बाद उसने दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। डिस्टेंस मेरे पास r है, उसका क्या ले लिया मैंने, बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट उसने कहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर, ठीक है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, क्या बन जाएगा आपके पास, m1 m2 ऊपर आ जाएगा r स्क्वायर। चलिए ये इस तरह से कुछ कहानी हो जाएगी। सही है, ठीक है। नाउ वी हैव, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जब ये साइन हटाया जाता है तो एक क्या आता है, और इधर हम कौन सा कांस्टेंट यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। सही है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट है वो क्या लगाया जाता है, कैपिटल G। तो ये मैं हटा के क्या लगा दूंगा बेटा इधर, F इज टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये कहलाती है आपकी बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। F इज टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। और नीचे एक लाइन लिखनी है अब हमने, वेयर G इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट and its value is its value is 6.67 एक्सपोनेंट, ये लिखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। इट्स वैल्यू इज 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर स्लैश kg स्क्वायर। ये वैल्यू होती है, कल भी बताया गया था, जो कि बड़े वाले जी को डिस्कस किया था हमने। सही है, तो दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन की एक्सप्रेशन भी हमने ड्राइव कर ली। लॉन्ग में या शॉर्ट में किसी में भी फॉर्म में आ सकता है आपके पास, कि इसकी स्टेटमेंट देनी होती है, उसको फॉर्मूले को क्या करना होता है, ड्राइव करना होता है पूरा। सही है यहाँ तक। अब इसके ज़रिए हम लोग मास ऑफ अर्थ निकालेंगे कल। उसके बाद हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड्स और ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल सैटेलाइट, ये वाले टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर के बस। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल करेंगे, बाकी अब मैथ्स करेंगे इस पर।